सेक्शन नंबर 180 और सेक्शन नंबर 180 बात करता है सर्टेन पावर टू बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड सब्जेक्ट टू स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर। बहुत ध्यान से सेक्शन नंबर 180 की बात है। सेक्शन नंबर 180 में सब सेक्शन 1 है जिसमें 4 तरह की आपको पावर्स दी रखी हैं। बोर्ड को 4 तरह की पावर दे रखी हैं। लॉ ने बोला है आप ये चारों पावर एक्सरसाइज करें, बोर्ड डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज करें, प्रोवाइडेड आपको शेयर होल्डर की मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। चले शुरू करें हम 1 बाय 1 पॉइंट। याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 180 बेहद काम का सेक्शन है। शुरू करें हम। सबसे पहला पॉइंट है टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। बहुत ध्यान से सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 180 है, सब सेक्शन 1 है। क्लॉज कौन सा है उसका? क्लॉज ए है। और वो क्या बोलता है? टू सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। आप पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, या पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को नहीं कर रहे हैं बट उसका सब्सटेंशियल पार्ट को कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा यार? सेक्शन नंबर लगेगा 180। एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर डिफाइन किया है नीचे कि भाई सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अ अंडरटेकिंग क्या होता है और पूरी की पूरी अंडरटेकिंग क्या होता है। अंडरटेकिंग क्या होता है वो बताया है और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है वो भी बताया है लॉ में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अगर आप जिस भी अपनी कंपनी के अंडरटेकिंग को, या हम बोले तो आपके हिस्से को जो आप सेल कर रहे हैं, अगर वो अंडरटेकिंग हो गया तो कंपलसरी आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अगर अंडरटेकिंग नहीं हुआ तो आपको एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बोर्ड मीटिंग में ही आपका काम बन जाना है। ध्यान से हम शुरू करें। सबसे पहले हम देखें अंडरटेकिंग। किसी भी कंपनी के पार्ट को जिसको आप सेल कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, उसको हम अंडरटेकिंग कब कहेंगे? लॉ ने 2 क्राइटेरिया दिए हैं आपको, बहुत ध्यान से। अंडरटेकिंग मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी एक्सीड्स 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ, और ये एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत ध्यान से इन्होंने बोला अंडरटेकिंग, उस हिस्से को हम अंडरटेकिंग कब कहेंगे? जब आपकी नेटवर्थ का 20%, आपकी कंपनी की नेटवर्थ का 20% इन्वेस्टमेंट हो उसमें, राइट। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी है मुंबई में, राइट। मेरी कंपनी कहाँ पर है साहब? मेरी कंपनी मुंबई में है। मेरी कंपनी की एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम सेल करने का सोच रहे हैं या इसको हम लीज पे देने का सोच रहे हैं, राइट। अब ध्यान से, तो लॉ ने क्या करा, आप एक काम करें, आपकी कंपनी की नेटवर्थ निकालें, राइट। आप अपनी कंपनी की नेटवर्थ निकालें। नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? तो आपके चार्ट्स में दिया हुआ है कि भाई नेटवर्थ मतलब डेफिनेशन है इसकी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल लो, प्लस करो उसमें सारे के सारे रिजर्व आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ लॉसेज, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। बट आपको क्या क्या कंसीडर नहीं करना है? रिवॉल्यूशन रिजर्व जो आया है या राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है। प्लस माइनस करोगे, इन नीचे वाली चीज़ को इग्नोर करोगे, आप क्या क्या निकल के आएगी? नेटवर्थ निकल के आ जाएगी, राइट। आगे तो लॉ ने क्या बोला, आप अपनी कंपनी की क्या निकालें? नेटवर्थ निकालें। ये सब कंपनी की हमने नेटवर्थ निकाली। फॉर एग्जांपल ये आई 100 करोड़, और ये फिगर जो है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व वगैरह, ये लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के फिगर हमको लेने हैं। अब ध्यान से लॉ ने बोला इसका निकालो आप 20%, राइट। इसका निकाला 20%, तो वो आया 20 CR, राइट। तो आया वो 20 CR निकल कर आया। अब ध्यान से 100 करोड़ का 20% 20 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया। अब लॉ ने बोला है इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी कंपनी का इसमें इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कंपनी का इसमें इस पार्ट में, अच्छा ये हमारा जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये पार्ट हमारा इंदौर में बेस्ड है,
अगर आप ये पार्ट को सेल कर रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं जो इंदौर में बेस्ड है, इसको हम अंडरटेकिंग कब कहेंगे? जब मेरी कंपनी की नेटवर्थ का 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर इसमें है, मतलब 20 करोड़ से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है, नेटवर्थ निकाला, नेटवर्थ का 20% निकाला, आया 20 करोड़ रुपए। तो 20 करोड़ से ज़्यादा अगर इंदौर वाले पार्ट में इन्वेस्टमेंट है ये, तो इसको हम बोलेंगे अंडरटेकिंग। और कंपनी को इसको सेल करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। चलिए पढ़े फिर से। अंडरटेकिंग मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी एक्सीड 20%। याद रखना एग्जैक्ट 20% नहीं है, 20% से ज़्यादा है। 20 करोड़ रुपए है वो काम में नहीं आएगा, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। 20 करोड़ से ज़्यादा है तो ही बात है। ऑफ इट्स नेटवर्थ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। या दूसरा तरीका क्या है? अंडरटेकिंग विच जनरेट्स 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। या फिर दूसरा वाला हम ऑप्शन जो है, ये तो हमारे पास था फर्स्ट ऑप्शन, राइट। अब हम ग्रीन पेन से सेकंड ऑप्शन ले तो लॉ ने क्या बोला है कि भाई आपकी कंपनी की जो भी टोटल इनकम है, फॉर एग्जाम्पल इनकी टोटल इनकम है 500 CR, 500 CR इनकी टोटल इनकम है। लॉ ने बोला आप इसका निकालो 20%, कितना आया? 100 CR। अगर ये इंदौर का जो आपका पार्ट है, अगर आपकी कंपनी की टोटल इनकम का 20% अगर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 100 करोड़ रुपीज़, तो हमने माना इसको अंडरटेकिंग। और आपको इसको बेचने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? SR पास करना पड़ेगा। तो ये सिंपल क्राइटेरिया है अंडरटेकिंग निकालने का, राइट। दो हिस्सा, एक बात करी हमने नेटवर्थ के बेस पर, एक बात करी हमने टोटल इनकम के बेस पर, राइट। चलो अब हम बात करें सब्सटेंशियल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग मीन्स 20% और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये वाला कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो ये इंदौर का पार्ट है, इंदौर की आपकी जो बिल्डिंग है, इंदौर की आपकी जो है, आप इसमें से, इस पार्ट में से आप ये वाला जो पार्ट है आप इसको सेल कर रहे हैं। लॉ ने बोला इसको हम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग कब कहेंगे? अगर पूरी की पूरी अंडरटेकिंग का, फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी अंडरटेकिंग की वैल्यू 50 करोड़ है, राइट। और 50 करोड़ का निकालो आप 20%, तो आया ये 10 करोड़ रुपए। अगर इतने के पार्ट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, इस याद रखना जब हम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग की बात करेंगे तो हमें कंपनी एज अ होल कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ जो अंडरटेकिंग है इंदौर वाला है उसकी पूरी की वैल्यू निकालो। वो हमारे एग्जाम्पल में कितनी है? 50 करोड़ रुपीज़ की। 50 करोड़ का कितना निकालना है आपको? 20%, वो आया साहब 10 करोड़ रुपए। अगर ये जो पार्ट हमने कलर किया है अलग से, अगर इसकी वैल्यू 10 करोड़ होती है तो लॉ ने बोला आप इसको मानेंगे सब्सटेंशियल दी होल ऑफ द अंडरटेकिंग, और इसको सेल करने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो हमने बात करी है। चलें अब हम चले साहब सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? टू इन्वेस्ट, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है अदर देन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़। अदर देन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को छोड़कर आपको अमालगमेशन मर्जर से कहीं से कंपनसेशन मिला है, राइट। वो आपको इन्वेस्ट करना है कहीं और अदर देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़। लॉ ने बोला बिंदास करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले शेयर होल्डर से SR पास करवाना पड़ेगा। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था। क्लॉज नंबर C, बहुत ध्यान से, टू बोरो मनी टुगेदर विद द ऑलरेडी बोरोड मनी बाय द कंपनी सब will exceed paid up share capital, free reserve and security premium। For example, मेरी कंपनी ने, हमने अर्लियर बोरो किया है 100 करोड़ और अभी हमारी प्रपोज्ड बोरोइंग जो है वो हमारी होने वाली है लगभग 10 करोड़ की, राइट। अब आपको पेड अप शेयर कैपिटल का फिगर है कंपनी का, फॉर एग्जांपल ये है 80 CR। फ्री रिजर्व का फिगर है, फॉर एग्जांपल ये है 30 CR।
और सिक्योरिटी प्रीमियम का फिगर है, फॉर एग्जांपल ये है 20 CR, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, 80 + 30 + 20 को आपको सबको प्लस करो, तो ये हो गया आपका 130 CR एक फिगर। दूसरा, इन दोनों को प्लस करो 110 CR। तो लॉ ने बोला है अगर आपकी पुरानी वाली बोरोइंग बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगी एग्जाम के क्वेश्चन में, राइट, पुरानी वाली बोरोइंग प्लस अभी जो बोरोइंग करने वाला, इट इज कॉल्ड प्रपोज बोरोइंग, अगर ये ज़्यादा होती है किससे, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो आपको SR पास करना पड़ेगा। हमारे वाले एग्जाम्पल में हमारी बोरोइंग कम है तो हमको SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी 50 करोड़ रुपीस की प्रपोज्ड बोरोइंग होती तो टोटल हो जाता 150 करोड़, हमारे पास लिमिट कितनी है 130 करोड़ की, तो फिर ये पॉइंट लग जाता इस वाली सिचुएशन में, विल एक्सीड पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्टेंस बाय द बैंकिंग कंपनी अगर पैसा ले रही है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम बोरिंग नहीं कहते हैं। एक बात आगे लॉ ने बोला है कि जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे उसमें लिखना है आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट बोरो करना है। और ये जो हम बोरोइंग की बात कर रहे हैं ना, प्रपोज्ड बोरोइंग प्लस प्रीवियस बोरोइंग, इसमें आपको टेम्परेरी लोन को काउंट नहीं करना है। टेम्परेरी लोन मतलब वो लोन जो हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है, जो लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो उसको हम टेम्परेरी लोन बोलते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन में आपको दिया रखेगा, या फिर ऐसा लोन जो 6 महीने का ड्यूरेशन का हो, ऐसे लोन को आपको इस बोरोइंग में शामिल नहीं करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई एक हमने एक बैंक से लोन लिया है, इस तारीख को लिया, और नीचे लिख देगा कि इस तारीख को हमने वापस कर दिया। आपके दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि साहब ये तो 6 महीने से कम हुआ, तो ये इस कैलकुलेशन में नहीं आएगा, बोरोइंग के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। बट अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया था बट आपने उससे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कर दिया, राइट, आपने वर्किंग कैपिटल लोन लेके आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी कंपनी की, तो लॉ ने बोला फिर वो इसका पार्ट होगा, राइट। फिर किसका पार्ट होगा, वो मेन बोरोइंग का पार्ट होने वाला है। चल, ये हमारे पास पॉइंट नंबर C है, क्लॉज C है। याद रखना एग्जाम में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं, तो आपको बोरोइंग पहले कैलकुलेट करनी है भाई, प्रपोज बोरोइंग प्लस प्रीवियस बोरोइंग, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, प्रीमियम का अमाउंट लें, दोनों को कंपेयर करें स्टेप बाय स्टेप में। अगर ज़्यादा होता है तो आपको SR पास करना पड़ेगा, बट याद रखना टेम्प्रेरी लोन शामिल नहीं करना। एंड टेम्प्रेरी लोन को 2 पार्ट में बोला, टेम्प्रेरी लोन रिपेबल ऑन डिमांड है, या ऐसा लोन जो 6 महीने में आपका वापस कर दिया आपने, उस लोन को हमने कहाँ कैटेगराइज किया है, टेम्प्रेरी लोन में। आगे D पॉइंट, टू रेमिट और गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर। सब डायरेक्टर को हमने वक्त दिया, डायरेक्टर से पैसा लेना था, बट डायरेक्टर को हमने बोला चल कोई नहीं तू 6 महीने में और दे दियो पैसा। तो लॉ ने बोला अगर ऐसा कुछ आपने बोला है, डायरेक्टर को और टाइम दिया, लॉ ने बोला वो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो शेयर होल्डर का पैसा है, तो आप किससे अप्रूवल लेकर आओ, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेकर आओ। ये हमारा क्लॉज नंबर D हुआ। तो ये चारों के चारों क्लॉज A, B, C एंड D। सेक्शन नंबर 180 का सेकंड चार्ट है, छोटी छोटी सी बातें हैं। इन्होंने बोला नथिंग कंटेन इन क्लॉज A शैल अफेक्ट। पहला, अगर आपने SR पास नहीं करा और आपने अंडरटेकिंग सेल आउट कर दी और अंडरटेकिंग बायर ने लिया गुड फेथ में, लॉ ने बोला बायर के राइट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बात, अगर आपकी कंपनी का सेलिंग और लीजिंग एक ऑर्डिनरी बिजनेस है तो फिर आपको SR वैसार की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सेक्शन नंबर 180 आपके ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा। आगे क्लॉज A के रेफरेंस में बोल रहा है आपने अंडरटेकिंग बेची, आपके पास पैसा आया, उसमें लिखा रहेगा, SR में लिखना पड़ेगा आपको कि भाई हम ये पैसा कहाँ यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से, डिस्पोजल, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल प्रोसीड विच मे रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो पैसा आया है अंडरटेकिंग सेल करके, इस पैसे का करना क्या है एक्चुअल में। सेक्शन 80 शैल अप्लाई इन केस ऑफ IFSC public company unless the article provide otherwise. सेक्शन 80 shall not apply to a private company। अगर कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है while filing
फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, ये हमारे पास सेक्शन नंबर 80 का कॉन्सेप्ट हुआ। बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 180 क्या बोलता है हमको कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी को करना क्या है। सब मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी को ये 4 ट्रांजेक्शन करना है। बोर्ड कर सकता है, एसआर पास करना पड़ेगा। पहला अंडरटेकिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला जो अमालगमेशन मर्जर से मिला, तीसरा पैसा बोरो वाला, और चौथा डायरेक्टर को वक्त दिया है हमने, राइट। चलो, इंपॉर्टेंट सेक्शन था सेक्शन नंबर 180 की बात। सेक्शन नंबर 180 की हमने चार्ट से बात की है। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 180। थ्योरी कॉन्सेप्ट से देखें सब सेक्शन नंबर 180 में क्या लिखा है, राइट। चलिए तो सेक्शन नंबर 180 में बोल रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड, राइट। ध्यान से, सेक्शन नंबर कौन सा है, 180, कि भाई कुछ काम है, 4 तरीके के काम है जो हमने बात की है अभी, और वो 4 तरीके के काम अगर बोर्ड को करना है तो आपको कंपलसरी जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। पहला वाला पॉइंट, सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, सब सेक्शन नंबर 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए है, करेक्ट। अंडरटेकिंग की हमने बात की है, 2 तरीके होते हैं हमारे अंडरटेकिंग आइडेंटिफाई करने के लिए, दोनों पॉइंट के बीच में और है। पहला, अंडरटेकिंग मीन्स एन अंडरटेकिंग इन विच द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज मोर देन 20% ऑफ द नेटवर्थ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में बात की है चार्ट्स में कि भाई कैसे हमको ये कॉन्सेप्ट निकालना है। या अंडरटेकिंग जो जनरेट करे 20% ऑफ द टोटल इनकम का। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग क्या होता है, जो खुद की वैल्यू का 20% हिस्सा हो कम से कम। शैल मीन 20% or more of the value of the undertaking as per the audited balance sheet of the preceding financial year. Discretion of a member to impose condition. The special resolution passed in the general meeting, वो कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई ये अंडरटेकिंग बेचकर जो पैसा मिला इस पैसे का यूज़ क्या करना है आपको। अगर कोई कॉन्ट्रमेशन हुआ तो टाइटल ऑफ द बायर पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वेयर अ बायर और अ लेजी एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड कॉशन एंड बाय एंड टेक अ लीज ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी इन अ गुड फेथ, राइट। कैसे लिया है आपने, गुड फेथ में लिया है। हिज टाइटल शैल नॉट बी अफेक्टेड इवन अगर बोर्ड ने कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये वाला सेक्शन कब नहीं लगेगा, अगर मेरी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है सेलिंग और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। ये तो हुआ सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए वाला पॉइंट। बी वाले में क्या बोल रहा है वो, कंपनसेशन मिला था ड्यू टू रिजल्ट एनी अमालगमेशन मर्जर, उसकी बात है, वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। अदर देन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज में करना तो कंसर्न जनरल मीटिंग में रिक्वायर्ड नहीं है शेयर होल्डर्स की। बोरो मनी, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हमको पैसा लेना है तो सेक्शन नंबर 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी रखता है, और अगर हमको पैसा देना है, राइट, तो सेक्शन नंबर 186 लगता है। ये 2 सेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमको पैसा लेना है, मेरी कंपनी को पैसा बोरो करना है, तो हमको सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट्स को चेक करना पड़ेगा। और अगर हमको पैसा देना है, हमको इन्वेस्टमेंट करना है, सिक्योरिटीज़ में लोन देना है, गारंटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, तो लॉ ने बोला सेक्शन नंबर फिर 186 में आपको जाना पड़ेगा। चले, फिलहाल तो हम बात करें सब क्लॉज सी की, ध्यान से। Borrow money if money already borrowed together with the money to be borrowed will exceed the aggregate of the paid up share capital, free reserve and premium। याद रखना सेक्शन नंबर 180 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लॉज सी है। What does not amount to borrowing, बोरिंग में क्या नहीं आएगा, तो लॉ ने बोला टेम्परेरी लोन नहीं आता है। और टेम्परेरी लोन क्या होता है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड या फिर लोन रिपेबल विद 6 months ऑफ द डेट ऑफ लोन, या तो रिपेबल ऑन डिमांड हो, जब फ़ोन लगाया आपने पैसे वापस कर दिया, या 6 महीने वाला हो, तो उस लोन को हम टेम्परेरी लोन की कैटेगरी में आते हैं, और वो 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी का पार्ट नहीं होता। हाउएवर टेम्परेरी लोन, अगर आपने कोई टेम्परेरी लोन रेज किया है फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिर वो बोरिंग का पार्ट हो जाएगा। मैंडेटरी फॉर मेंबर्स टू स्पेसिफाई द ओवरऑल लिमिट,
The special resolution passed by the member shall specify the total amount up to which money may be borrowed by the board. Otherwise, such special resolution shall be void. Otherwise वो सब पूरा वो special resolution क्या हो जाएगा आपका void हो जाएगा. Therefore, it is evident that the members cannot grant an unlimited power. Unlimited power देने का अधिकार नहीं है members को, directors को. मतलब member director को नहीं देगा. Ratification of excess borrowing. If the board borrows money in excess of the limit imposed under section 180 subsection 1 clause C, तो member उसको ratify कर सकते हैं. Effect of contravention on lender, good faith में करा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये हमेशा कॉन्सेप्ट सेम रहता है. A banking company accepting deposit from the public does not amount to borrowing. Clause D. डायरेक्टर से पैसा लेना है कंपनी को, पैसा ड्यू होने वाला है सब सितंबर में. डायरेक्टर से कंपनी ने बोल दिया, कंपनी ने बोला एक काम कर तो दिसंबर में दे देना. मतलब डायरेक्टर को पैसा चुकाने के लिए आपने और वक्त दिया है. लॉ ने बोला पैसा तुम्हारा नहीं है साहब, शेयर होल्डर का पैसा है, तो आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा. नेटवर्थ में क्या क्या शामिल है वो हमने बात की है. चले क्वेश्चन. अंबुजा लिमिटेड हैड एडवांस सर्टेन सम ऑफ मनी टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर. डायरेक्टर को कुछ पैसा दे रखा है. क्लॉज डी. नेमली मिस्टर टी on certain terms and conditions fixing the time limit for repayment thereof. Now Mr. T has approached the company with a request to extend the time limit 12 लाख रुपए by another 6 महीना. 6 महीना और कर दे साहब, क्या होगा? क्लॉज डी में SR पास करो, काम खत्म. क्वेश्चन नंबर 2. The paid up share capital and free reserve of Tata Limited, a public company, is 100 crores as on 1st April 2014. भाई पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ रुपए. आगे. The shareholder of the company at the general meeting held on 4th April 2014 by a special resolution authorized the board of the company to borrow money exceeding the paid up share capital and free reserve of the company to the extent required by the board. याद रखना ये गलत है, आपको वो टोटल क्वांटम स्पेसिफाई करना चाहिए. The BOD as a result borrowed money to an extent of 130 crores including 20 crores as a short term loan, 25 crore as a temporary loan for financing the construction of a building of the company. सब इन्होंने 130 करोड़ का लोन लिया है बोर्ड ने, जिसमें 20 करोड़ रुपए तो शॉर्ट टर्म हो गया और 20 करोड़ रुपए की होगी टेम्परेरी लोन. Referring the provision, the board exercising the power for borrowing to the extent of 130 करोड़. ये सही है गलत है? चलिए पहले हम ये देखें. इन दी फर्स्ट केस, अच्छा इसमें थ्योरी कहाँ से आएगी हमारी? 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वाली. इन दी फर्स्ट केस द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व अमाउंट्स टू 100 करोड़. द डायरेक्टर ने बोरो करा 130 करोड़, आउट ऑफ विच 20 करोड़ इज नॉट कंसिडर्ड एज बोरोइंग क्योंकि वो टेम्परेरी लोन है. Assuming that this amount of 20 crore has been borrowed from the company bank in the ordinary course of business, also included 130 crore is an amount of 25 crore which has been borrowed for financing the construction of a building. So this amount of 25 crore does not amount to temporary loan in terms of, ये हमने ऑलरेडी बात की थी. अगर आपने शॉर्ट टर्म बैंकिंग टेम्परेरी लोन लिया बट फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो टेम्परेरी लोन का पार्ट नहीं होगा. इट मीन्स वो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट में काउंट होगा. द मनी बोरोड, बोर्ड कैन बोरो कहाँ तक कर सकता है? सिर्फ 100 करोड़ तक. ओनली विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर आपको 100 करोड़ से बोर्ड को ज़्यादा लेना है तो आपको SR पास करना पड़ेगा. मोर ओवर SR में लिखना चाहिए कि भाई कितना अमाउंट आप ले सकते हो. दस इज दस डिफेक्टिव, देयरफॉर द बोरोइंग मेड इज वायलेटिव ऑफ प्रोविजन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी. सेकेंड केस, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस द कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ है एंड द बोर्ड वांट्स टू एन एक्सटेंट ऑफ 140 करोड़ विच नीदर इंक्लूड अ शॉर्ट टर्म. अरे भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इन दिस सेकेंड केस अगर पेड अप शेयर कैपिटल 150 होता है और बोरो करना है 140, बोरोइंग आर वेल विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी. देयरफॉर द एक्सरसाइज ऑफ बोरोइंग पावर बाय द बोर्ड इज इन ऑर्डर. The last 3-year balance sheet of Royal Limited contains the following information and figures.
एज ऑन 31 मार्च 2002, 2003, 2004। चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन है। पेड अप शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योर्ड लोन है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, राइट। चलो, इन द इंश्योरिंग बोर्ड मीटिंग scheduled to be held on 5th November 2014, among other items of agenda, following item is also approved कि भाई हमको लोन लेना है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। बताएं द अमाउंट अप टू विच बोर्ड कैन बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट सीकिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। कुछ मत करो। एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये दोनों प्लस करो। इन द गिवन केस द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड प्रीमियम तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 45 ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, राइट। चलो, फिलहाल हमको याद रखना है सब आपका पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और प्रीमियम का आपको ध्यान रखना है। इट्स नोटेड दैट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू, नेट प्रॉफिट कितना है आपका, ओके, फॉर द ईयर 2014 की बात करें तो आपका 75 एंड 60, याद रखना हम 2004 की बात कर रहे हैं, राइट, बहुत ध्यान से। तो 2004 वाले में हमने बात करी तो 75 + 60 कितना हुआ आपका 1.35 करोड़। इट इज़ टू बी नोटेड दैट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कम्स टू 34,50,000 रुपया वुड ऑलरेडी बीन एडेड वाइल अराइविंग द फिगर ऑफ जनरल रिजर्व, तो इट शैल नॉट बी अगेन एडेड। भाई उसमें फिर से ऐड नहीं करना है हमको। द बोरिंग ऑलरेडी मेड, इन्होंने 30 लाख तो ऑलरेडी बोरो कर लिए हैं, 135 है तो 1,05,000 और बोरो कर सकता है ये, राइट, बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के। क्वेश्चन नंबर 4, द BOD ऑफ टैक्समैन पब्लिकेशन लिमिटेड एट अ मीटिंग हेल्ड ऑन 15th January 2001 resolved to borrow a sum of ₹15 crore from a nationalized बैंक। 15 करोड़ रुपए नेशनलाइज बैंक से लेना है। सब्सिक्वेंटली द सेड अमाउंट वॉज रिसीव बाय द कंपनी, इनको पैसा मिल गया। One of the director who opposed the said borrowing as not in the interest of the company has raised an issue that the borrowing outside the power of board है। तो पेड अप शेयर कैपिटल दिया है, फ्री रिजर्व दिया है, इन दोनों को प्लस करो, 10 करोड़ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने का लोन लिया, 15 करोड़ का, ओके। चलो कैलकुलेशन करें, 10 करोड़ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट द कंपनी हैज़ बोरोड 20 करोड़ एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 10 करोड़ SR पास करे बिना। हाउएवर मेंबर को पावर है कि आप रेटिफाई कर सकते हैं उनके काम को। अगर मेंबर ने रेटिफाई नहीं किया, इफ द मेंबर डू नॉट रेटिफाई द एक्ट ऑफ बोर्ड, द पोजीशन विल बी एज फॉलोज। द डेट इनकर्ड बाय द कंपनी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट इम्पोज अंडर सेक्शन 181C of the Companies Act shall not be valid and effectual unless the lender prove कि भाई good faith में दिया था उसने। The company shall be held liable if the money borrowed by the board is used for the benefit of the company. Even if the board, ये point important है, right? Even if the board is unauthorized, the company will be liable क्योंकि कंपनी ने पैसा यूज़ किया है वो। The director may be held personal liable in case of damages to the buyer. Question number 5th. The following information is provided in respect of Messrs Soya Limited under 3 different cases, और ये cases अलग अलग हैं। Scenarios on the borrowing power of the board of directors, Mr. Mahesh, the CFO, seeks your advice with explanation as to the nature of the resolution। भाई हमको बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चलेगा, मतलब डायरेक्टर की अप्रूवल लेकर या SR पास करना पड़ेगा। चलें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रीमियम 270 है। वर्किंग कैपिटल लोन रीपेबल ऑन डिमांड एग्जिस्टिंग फ्रॉम सिग्मा, तो ये टेम्परेरी लोन का पार्ट हो जाएगा। कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम अ स्कीड रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। 6 month लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ये प्लस होगा। 24 month लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम शेड्यूल बैंक, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस निकालना है हमको, राइट, बहुत ध्यान से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 200 है, ये प्रीमियम वगैरह, तो 270 तीनों केस में बराबर है। बोरिंग ऑलरेडी मेड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम सिग्मा लिमिटेड, इट शिल बी इंक्लूडेड इन बोरिंग सिंस इट हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनी बैंकर, ये हमने लिख लिया। बोरिंग ऑलरेडी मेड फॉर द पर्पज ऑफ दैट इज कैश शेयर लिमिट फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक रीपेबल ऑन डिमांड, इट शिल नॉट बी इंक्लूडेड इज बोरिंग सिंस इट इज अ टेम्परेरी लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपनी बैंकर। कहाँ से लिया ये हमने, 50 का, एक मिनट फिर से पढ़ें। वर्किंग कैपिटल लोन रीपेबल ऑन डिमांड एग्जिस्टिंग, अच्छा ओके, ये हमने एक कंपनी से लिया है पैसा, तो ये टेम्परेरी लोन का पार्ट नहीं होगा, ये इसका पार्ट होगा। बैंक से लिया है पैसा तो बात है, राइट। चलो ये हो गया यहाँ पर। बैंक बोरिंग प्रपोज टू बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ 181C 6 month लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये शामिल होगा, बिल्कुल सही है। 24 वाला ये शामिल होगा, बिल्कुल सही है। तो बोरिंग ऑलरेडी मेड 50, 30, 80 और 1 तो 90, 110, ये बोरिंग ऑलरेडी हो गई। कर कितना सकते हैं, 270 तक, और इतना हो गया ऑलरेडी। वेदर बोरिंग ऑलरेडी मेड एंड प्रपोज टू बी मेड एक्सीड द पेड अप शेयर कैपिटल, नो। क्या कंसेंट आपको एसआर की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से, यहाँ पर 270 है और यहाँ 330 है, तो सिर्फ हमको इस वाले थर्ड केस में रिक्वायर्ड है, बाकी के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर कौन सा था आपका, सेक्शन नंबर 180 जो हमने बात की है।